में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज और इसका शॉर्ट रिवीजन करवाने वाला हूं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है एंड प्रोग्रेशन क्या होता है, इन तीनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जीपी, एजीपी, एचपी एंड जो मिसलेनियस प्रोग्रेशन या अपन बोल सकते हैं स्पेशल सीरीज। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद से अपन एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। बेटा सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं कि सीक्वेंस होता क्या है, तो सीक्वेंस का मतलब ये होता है सीक्वेंस एनी कलेक्शन विद आइडेंटिफाइड फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड सो ऑन। कोई भी कलेक्शन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ कॉमा हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अच्छा ये फर्स्ट टर्म, जैसे मान लीजिए ये 1 2 5 11 53 ये जो सीक्वेंस लिखा गया ये एक सीक्वेंस है। क्यों है ऐसा? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ कॉमा हम लोग पहचान पाते हैं कि अच्छा ये फर्स्ट टर्म है, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। ठीक है, इसका कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होता है, कोई भी अपना रैंडम नंबर ले सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ कॉमा हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अच्छा ये सीक्वेंस है। ठीक है, और ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इस तरीके से। इसी के बाद बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि सीरीज क्या होता है। तो देखिएगा ध्यान से बेटा, सीरीज इट इज द रिप्रेजेंटेड सम ऑफ ए सीक्वेंस। जो सीक्वेंस है अगर कॉमा के जगह पे हम लोग अगर प्लस साइन यूज करें तो ये सीरीज बन जाता है। इट इज द रिप्रेजेंटेड सम ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, जैसे कि ये जो टर्म्स लिखा हूं इसी टर्म्स को मैं ऐसा लिख दूं 1 प्लस इन प्लेस ऑफ कॉमा व्हेन वी राइट प्लस साइन देन इट विल बिकम सीरीज। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया अब सीरीज। ठीक है, तो देखिएगा ये क्या है बेटा, ये है T1, ये है T2, T3, T4 और ये T5। ये सबको क्या क्या मैं प्लस कर दिया। बेटा अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाला है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है भाई, 5 है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स बड़ा हो जैसे कि 1 से लेके अगर 100 तक मुझे लिखना है तो फिर कैसे करेंगे? उसके लिए अपन समेशन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? समेशन। इसका ग्रीक वर्ड है सम्मा। r बराबर 1 से लेके मान लीजिए ऐसा लिख दूंगा, इसको 100 लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा tr वेरिएबल। अगर आप ध्यान से देखो तो सब में t है, ये जो है वेरी कर रहा है 1 2 3 इस तरीके से 5 तक जा रहा है, ये वेरी कर रहा है, तो मैं r एक वेरिएबल का नाम दे दिया r बराबर 1 से लेके 100 तक। ठीक है, आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा। ये इसका मतलब है कि इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये 1 से स्टार्ट होकर 100 तक जाएगा। तो सीक्वेंस क्या होगा? कोई भी रैंडम कलेक्शन हो सकता है। विद द हेल्प ऑफ कॉमा हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि फर्स्ट टर्म कौन सा है, सेकंड टर्म, इस तरीके से। इसी तरीके से सीरीज क्या होता है? इट इज द रिप्रेजेंटेड सम ऑफ ए सीक्वेंस, यानी इंस्टेड ऑफ कॉमा जब हम लोग प्लस साइन लगाएंगे तो इसको बोलेंगे सीरीज। इसका भी कोई खास रूल्स पैटर्न को फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले बेटा दूसरा, सीक्वेंस हो गया, सीरीज हो गया। अब बात करने वाला कि प्रोग्रेशन क्या होता है। बेटा प्रोग्रेशन क्या होता है समझिएगा। प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीक्वेंस विथ डेफिनिट रूल। सीक्वेंस विथ डेफिनिट रूल। ठीक है, सीक्वेंस विथ डेफिनिट रूल वेयर वी फॉलो ए सर्टेन रूल और पैटर्न। सीक्वेंस विथ डेफिनिट रूल, सीक्वेंस तो रहेगा लेकिन एक डेफिनिट रूल को, एक पैटर्न को, एक फिक्स टाइप का पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल समझाऊं बेटा यहाँ पे, तो आप मैं बोल सकता हूं 1 2 3 4 5। हाँ, ये क्या है? प्रोग्रेशन है। सीक्वेंस तो है, ये सीक्वेंस भी है, प्रोग्रेशन भी है। प्रोग्रेशन कैसे? प्रोग्रेशन के लिए शर्त है कि जहां पे एक रूल, एक पैटर्न को फॉलो किया जाना चाहिए। देखिए ध्यान से बेटा, जो भी नेक्स्ट टर्म आ रहा है वो अपने पिछले वाला टर्म में 1 जोड़ के आ रहा है। तो ये 2 है तो इसमें 1 जोड़ा गया, इसमें 1 जोड़ा जाएगा तो ये 3 आएगा, इस तरीके से। तो हर टर्म में, हर पिछले वाला टर्म में 1 जोड़ा जा रहा है तो अगला वाला टर्म मिल रहा है, यानी एक पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। इसी तरीके से बेटा मैं लिखूंगा 1x x स्क्वायर x का क्यूब। क्या ये प्रोग्रेशन है कि नहीं? हाँ बिल्कुल प्रोग्रेशन है। कैसे पता चला प्रोग्रेशन है? क्योंकि बेटा हमें एक बात समझ में आ गया कि अच्छा पीछे वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, इस टर्म में अगर x से मल्टीप्लाई कर देती है ये बनेगा x, इसमें जब x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर बन जाएगा, इसमें जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x क्यूब बन जाएगा। तो बेटा इन तीनों में मेजर डिफरेंस क्या समझ में आया आपको? अगर मैं बात करूं सीक्वेंस एनी कलेक्शन विद आइडेंटिफाइड फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड सो ऑन, कोई भी रैंडम कलेक्शन हो सकता है। विद द हेल्प ऑफ कॉमा हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सीरीज क्या होता है? इट इज द रिप्रेजेंटेड सम ऑफ ए सीक्वेंस, यानी अगर कॉमा की जगह पे प्लस साइन डाल दे उसके लिए भी कोई खास तरीके का रूल पैटर्न को फॉलो करना कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस विद डेफिनिट रूल, जहां पे एक खास तरीके का पैटर्न को और सीरीज को, एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। हर पिछले वाला टर्म में x से मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, x से मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन में अंतर क्या। अब बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। क्या स्टार्ट करने वाला बेटा? टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। बेटा टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन ना 5 टाइप का होता है टोटल। कितने टाइप का होता है? 5 टाइप। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन में सबसे पहला जो आएगा वो आएगा एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा आएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और तीसरा आएगा बेटा एजीपी, अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, और चौथा जो आने वाला है वो आएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और नंबर 5 यानी 5th नंबर आएगा मिसलेनियस प्रॉब्लम। ठीक है, मिसलेनियस प्रोग्रेशन बोल सकते हो या प्रॉब्लम बोल सकते हो, मिसलेनियस प्रोग्रेशन, या इसको बोला जाता है स्पेशल सीरीज।
ठीक है, इसको स्पेशल सीरीज के भी नाम से जाना जाता है। बेटा अब हम लोग ना सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कि एपी क्या होता है, ठीक है, उसके बाद जानेंगे जीपी, एजीपी, एचपी और मिसलेनियस प्रोग्राम। बेटा टाइप 1 स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एपी क्या होता है, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अच्छा लिखा हुआ जो प्रोग्रेशन है वो एपी ही है। बेटा एपी का मतलब ये होता है कि अगर कोई टर्म, यानी ऐसा अपन बोल सकते हैं कि जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं, जो भी सीक्वेंस है, उस टर्म्स का डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आएगा तो हम लोग बोल देंगे कि क्या ये प्रोग्रेशन विच इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय ए फिक्स्ड नंबर, a progression which increased or decreased by a fixed number, that fixed number is called common difference, ठीक है। If a is the first term and d is the common difference, then the standard appearance of an AP, AP कैसा दिखेगा बेटा, a plus d और इसी तरीके से ये बनेगा a plus n minus 1 into d। तो बेटा सबसे पहले हम AP का बेसिक डेफिनेशन जानेंगे कि AP क्या होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक फिक्स नंबर से इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी कुल मिलाकर अपना बोल सकते हैं कि जो टर्म्स का जो डिफरेंस होता है, यानी कॉमन डिफरेंस अगर सेम आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि जो प्रोग्रेशन लिखा हुआ क्या है वो एपी में है, ठीक है। अब इसका जो जनरल टर्म होता है बेटा टीएन, या आप इसको लास्ट टर्म बोल सकते हो, ये होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सब लोग जानते भी है कि नहीं कि ये जो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको बोला जाता है जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी, या इसको बोला जाता है nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, या इसको बोला जाता है लास्ट टर्म ऑफ एपी। तो बेटा समझ में आ गया होगा कि एपी क्या होता है, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आए उसको एपी बोला जाता है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए होता है, डिफरेंस जो होता है कॉमन डिफरेंस डी होता है। तो एपी दिखता कैसे, इस टाइप से इसका लुक होता है, इस तरीके से दिखता है। इसमें लास्ट टर्म जो होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसको nth टर्म या जनरल टर्म या लास्ट टर्म बोला जाता है, ठीक है। आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, n टर्म्स ऑफ एपी। बेटा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है, Sn बराबर n इज n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा अगर यहाँ पे तुमको अगर कॉमन डिफरेंस n या a में दे रखा है रिश्ता, तो अपन डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो हम डायरेक्टली अप्लाई करने वाले n बाई 2, यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म l, ठीक है। ये है लास्ट टर्म बेटा, ये क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म है। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब हमें लास्ट टर्म पता हो। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब n d और इस तरीके से a पता हो। तो लास्ट टर्म अगर पता है तो ये फॉर्मूला लगाओ, या फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो अपने क्वेश्चंस के डिमांड के हिसाब से, ठीक है। अब हम लोग बेटा स्टार्ट करने वाले हैं हाइलाइट्स ऑफ एपी। कुछ इंपॉर्टेंट सबसे पहले यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि हाइलाइट्स ऑफ एपी क्या होता है। बहुत काम का चीज है बेटा, क्वेश्चंस जो बनने वाले हैं इसी से बनने वाले हैं, ठीक है। तो हाइलाइट्स ऑफ एपी, हाइलाइट्स ऑफ एपी में क्या है बेटा, सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड, डिवाइड, added और subtracted by same number, then resulting sequence is also in an AP। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एपी में टर्म्स लिखा हुआ है, उसके सारे टर्म्स में, अगर कोई टर्म्स एपी में लिखा हुआ है, उसके सारे टर्म्स में किसी सेम नंबर से किसी सेम नंबर को जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, तो जो नया सीक्वेंस मिलने वाला है वापस वो भी एपी में ही मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए 1 2, चाहे ऐसा ले लेता हूं 2 2 4 6 8, बेटा ये एपी में है, हमें पता है कि एपी में, हाँ एपी में है। तो मैं क्या करता हूँ, सेम 1 को जोड़ देता हूँ सारे टर्म्स में, देखना फिर से वापस एपी में मिलेगा। ये 3 5 7 और ये 9, क्या एपी में है कि नहीं, हाँ एपी में है। मैं सारे टर्म्स में से 1 को माइनस कर देता हूँ, तो ये बनेगा 1 3 5 और 7। ये क्या एपी में, क्या बिल्कुल एपी में है। सारे टर्म्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 12 18 और 8 तक 24, क्या ये एपी में, क्या बिल्कुल एपी में है। सर पता कैसे चल रहा है एपी में, क्योंकि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इसका एक तरीका है कि पहला हाईलाइट है कि अगर टर्म्स लिखा हुआ है एपी में, तो अगर उसमें सारे टर्म्स में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, तो नया सीक्वेंस जो बनेगा वो भी एपी में बनेगा। बेटा मैं दूसरा बात करने वाला हूं, अगर कभी भी हमें 3 नंबर एपी में लेने की जरूरत हो तो हम हमेशा लेने वाले हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी। कुछ लोग सोच रहा होगा सर a प्लस डी, a प्लस 2d नहीं ले सकता, ले सकते हैं बेटा, लेकिन कैलकुलेशन उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। ये ज्यादा सिंपल है। क्यों, इससे फायदा है करोड़ों का, क्योंकि जैसे अपन इसको एड अप करते हैं तो d और माइनस डी कैंसिल आउट हो जाता है, तो अपने को फायदा हो जाता है। अगर बेटा मैं तीसरा बात करने वाला, अगर 4 नंबर्स आर इन एपी कैन बी टेकन, कैसे 4 नंबर लेना होगा, तो लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और ये a प्लस में 3d। 4 नंबर अगर मेरे को एपी में लेना होगा तो ये लेंगे। 5 नंबर अगर एपी में लेना होगा तो क्या लेंगे बेटा, a माइनस 2d, ठीक है, a माइनस डी, a और a प्लस डी, इसी तरीके से a प्लस, ठीक है 2d। ये 5 नंबर मुझे लेना होगा तो ये लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बेटा सबसे जो खास बात है यहाँ पे एपी में कि अगर 3 नंबर्स एपी में हो, अगर 3 नंबर्स एपी में हो तो किस तरीके से डील करना है, देखिएगा ध्यान से। अगर इफ abc
आर इन एपी। अब हम लोग पूरा दुनिया जानती है कि अगर एबीसी 3 नंबर मतलब इस तरीके से 3 नंबर एपी में है तो हम जानते हैं कि भैया डिफरेंस तो सेम होगा, तो बी माइनस ए लिख दिया, इसका डिफरेंस सेम होने वाला तो सी माइनस बी लिखे, दोनों को इक्वल करेंगे क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि एपी का शर्त है कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, शुड बी सेम, डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहां से सिंपलीफाई करते हैं, ये मिला 2b बराबर a प्लस सी। तो आपको ध्यान क्या देना है बेटा, सबसे पहले ये चीज आपको बेसिक चीज ध्यान देना है कि अगर 3 नंबर्स एपी में है तो बीच वाला टर्म को मिड टर्म को क्या करना है, डबल करना है, और जो बच गया उसका सम करना है, तो बच गया उसका क्या करना है, सम करना है। जैसे मान लीजिए बोल देगा एक्स वाई जेड जो है एपी में, तो 2 टाइम्स ऑफ मिड टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट यानी x प्लस जेड। तो आई होप बेटा ये कहानी समझ में आ गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स था। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले बेटा यहाँ पे अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, इफ ऑल द नंबर्स lies between first and last term of an AP is called arithmetic mean। वापस बोलो, if all the numbers lies between फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। बेटा जैसे मान लो ऐसा लिखा गया ए बी सी आर इन एपी, ठीक है, ये एपी में, तो अरिथमेटिक मीन क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, ठीक है, बी इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। कैसे, अभी मैं बताया था कि 3 नंबर अगर एपी में है तो बीच वाला टर्म को डबल करना है और इन दोनों का सम करना है, तो 2b बराबर a प्लस सी करना है, b बराबर यहां से मैं लिख सकता हूं a प्लस सी बाई 2 ऐसा लिख सकता हूं। तो बेटा अरिथमेटिक मीन अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो ये एवरेज ही है, ठीक है, एवरेज। तो b बराबर a प्लस सी है तो b कहलाएगा अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब मेरे से कोई पूछने वाला कि सर 2 नंबर अगर मान लो a और b दे रखा है, इसका अरिथमेटिक मीन निकालना कैसे करेंगे? अरे सर कुछ नहीं बेटा, एवरेज जैसा निकालना। क्या करना है? एवरेज जैसा, a प्लस बी बाई 2, दोनों टर्म्स को जोड़ना है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2। अगर 3 नंबर्स दे रखा है अरिथमेटिक मीन मुझे निकालना है, कोई बात नहीं, a प्लस बी प्लस सी बाई 3। अगर 4 नंबर है a b c d है तो इसको अगर मेरा अरिथमेटिक मीन निकालना है, कोई बात नहीं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 करने वाले हैं, यानी अरिथमेटिक मीन कुल मिला के एवरेज जैसा काम करने वाला है, ठीक है। आई होप ये कहानी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बेटा यहाँ पे स्टार्ट करने वाला है टू इंसर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट कहानी है, टू इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। बेटा एन अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट कराना है, a1 a2, ठीक है, ये सब प्रूफ जो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, an ये सारे अरिथमेटिक मीन्स है। मैं मान लेता हूं लेट दीज बी एन अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है, मान लिया कि ये सारे के सारे क्या बेटा अरिथमेटिक मीन्स है। तो मैं क्या करने वाला हूं ना बेटा, इसको इंसर्ट कराने वाला हूं, ठीक है, इस a और b के बीच में a1 a2 इस तरीके से an को मैं इंसर्ट कराऊंगा a एंड b के बीच में। तो यहां जो d का वैल्यू आता है ना बेटा वो बड़ा सिंपल है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ही झंझट है यहां पे। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं मैं बता रहा हूं, d बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स कितने यहाँ पे n है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए n प्लस 1। ये होता है d निकालने का तरीका। तो याद रखिएगा टू इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, d निकालने का जो तरीका होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई n प्लस 1, ठीक है। तो बेटा अब ये कहानी एपी का होता है यहाँ पे समाप्त, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए कि एपी का हाइलाइट्स क्या होता है, एपी कंडीशंस क्या होता है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाला है जीपी, ठीक है। अब बेटा हम लोग करने वाला है जीपी, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है जीपी, और इसका जो फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस विद नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी। क्यों सर नॉन जीरो, क्यों? इससे पहले तो आपने एपी में ऐसा नहीं बोला बेटा। नॉन जीरो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक टर्म होगा और एक टर्म से जस्ट पहले वाला टर्म्स का रेशियो लिया जाता है। कैसे, मैं वापस बोलूं क्या, इफ ए टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, द रेशियो ऑफ ए टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो भी टर्म्स लिखेंगे जैसे मान लो t1 t2 t3 लिखा गया बेटा, तो ये रेशियो जो आना चाहिए t2 डिवाइड बाय t1, t3 डिवाइड बाय t1, ये सॉरी t3 डिवाइड बाय t2, ये सारे के सारे क्या आना चाहिए बेटा, कांस्टेंट आना चाहिए, हमेशा सेम आना चाहिए। तो कुल मिला के रेशियो सेम आना चाहिए जीपी के केस में, ये याद रखिएगा। तो बेटा ये जो रेशियो सेम आता है तो बताओ क्या यहाँ पे जीरो आ सकता है क्या? नहीं, डिनोमिनेटर में मैथ्स में मना है, जीरो तो नहीं आ सकता है बेटा। तो इसीलिए अपन बोलते हैं इस सीक्वेंस, इसीलिए इसका बेसिक डेफिनेशन ही स्टार्ट होता है ए सीक्वेंस विद नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड जीपी। नॉन जीरो क्यों? क्योंकि जीरो आ नहीं सकता, तो नॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रेशियो हम लोग लेने वाले हैं। दूसरा बात इसमें यह है कि इसका फर्स्ट टर्म ए होगा और आर जो होता है वो क्या होता है, कॉमन रेशियो। तो जो टीएन होता है यहाँ पे यानी लास्ट टर्म ऑफ जीपी या nth टर्म ऑफ जीपी या जनरल टर्म ऑफ जीपी होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ये होता है nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी होता है, या इसको बोल सकते हैं लास्ट टर्म ऑफ जीपी या जनरल टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जीपी। तो जीपी का अगर कोई पूछा आपसे कि जीपी कैसे पहचान करोगे कि ये जो सीक्वेंस या जो भी सीक्वेंस लिखा है ये जीपी में है, तो आपको बोलना है रेशियो सेम होना चाहिए। अगर रेशियो सेम है तो हम आंख बंद करके बोलेंगे, खुद के बोलने वाले भैया कि क्या है जीपी में। तो ये हो गया nth टर्म, लास्ट टर्म या जनरल टर्म। अब बेटा इसमें और हम लोग कुछ स्टार्ट करने वाले हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, SN। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होगा? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ
जीपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी होता है a इंटू आर एस टू द पावर n माइनस वन डिवाइड बाई वन माइनस आर माइनस वन। और एस एन बराबर एक और फॉर्मूला होता है a इंटू वन माइनस आर एस टू द पावर n डिवाइड बाई वन माइनस आर। ये सारे के सारे प्रूफ हो जाता है बेटा मॉड आर लेस देन वन, यानी आर जो होगा -1 से 1 के बीच में, कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में होगा तो बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई करना। अगर कॉमन रेशियो अगर कुछ ऐसा होगा मॉड आर का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। बाकी आप बाय डिफॉल्ट इसकी जगह पे ये भी लगा दोगे तो आ जाएगा, क्योंकि यहां से आप देखो ध्यान से बेटा, अगर आप नेगेटिव कॉमन ले लो तो वापस यही घूम फिर के आने वाला है, ठीक है। तो Sn बराबर a इंटू वन माइनस आर रेज़ टू द पावर n डिवाइड बाई वन माइनस आर, ये होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। अब हम लोग बेटा स्टार्ट करने वाले हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। बेटा ये क्या होता है, सिंपल है। हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, ये लिखने वाले हैं a इंटू वन माइनस आर रेज़ टू द पावर n डिवाइड बाई वन माइनस आर। जब कॉमन रेशियो मॉड आर का वैल्यू 1 से छोटा होता है, यानी कॉमन रेशियो -1 से लेके 1 के बीच में होता है। बेटा कोई भी वैल्यू जब ये -1 से 1 के बीच में होता है तो ले लो, तो आर का वैल्यू मैं 0.5 ले लिया और इसको टेंड करवा दो इन्फिनिटी, यानी n जो है इन्फिनिटी। अब भाई ऐसा नहीं होता है, मुझे s इन्फिनिटी चाहिए, तो ये जैसे बेटा टेंड करवाओगे ना, यानी अगर 0.5 के पावर में इन्फिनिटी में लिखता हूं तो बेटा जानते हैं फ्रैक्शन है ये, तो ये देगा 0। एक्जैक्टली 0 देता है क्या सर? नहीं, 0 प्लस यानी 0 के आसपास 0 बोल सकते हैं अपन। तो बेटा ये 0 हो जाएगा, तो यहां से आएगा a अपॉन 1 माइनस आर। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी होता है a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करने वाले बेटा हाइलाइट्स ऑफ जीपी। हाइलाइट्स ऑफ जीपी, हाइलाइट्स ऑफ जीपी में क्या होगा बेटा, सबसे पहला पॉइंट, if each term of a GP is multiplied and divided by same number resulting sequence is also in GP। कहने का मतलब यह है, AP में था कि अगर कोई टर्म्स AP में है तो उसके सारे नंबर, उसके सारे टर्म्स में किसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो या सेम नंबर को जोड़ दो या माइनस कर दो, तो जो नया सीक्वेंस बनता था वो भी AP में बनता था। लेकिन GP में ऐसा नहीं है, प्लस और माइनस यहाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये अगर इसका अगर टर्म्स जैसे 2, 4 और 8 ये GP में है बेटा, हाँ GP में। कैसे पता चला सर? रेशियो सेम है, तो अगर GP में कोई टर्म्स लिखा हुआ है तो इसके सेम नंबर से अगर इसमें जोड़ते हो या प्लस माइनस करते हो तो ये जो है सीक्वेंस वापस जीपी में नहीं आएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाइड और डिवाइड, जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 4 बनेगा, ये 8 बनेगा, 16। क्या ये जीपी में? क्या बिल्कुल जीपी में है। मैं सेम नंबर से डिवाइड कर देता हूं बेटा, जैसे डिवाइड करोगे 1, 2, 4 आएगा बेटा, ये भी जीपी में है। तो याद रखिएगा कि अगर कोई टर्म्स कोई सीक्वेंस अगर जीपी में है तो उसका जो उसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे ही वो जीपी में मिलेगा। कोई नंबर को जोड़ोगे या माइनस करोगे तो वो जीपी में नहीं मिलने वाला, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा, 3 consecutive terms या 3 numbers can be taken in GP as। कैसे भाई 3 नंबर्स लेना आपको, a by r, a और ar लेना है। कुछ लोग सोच रहे हो सर ये नहीं ले सकते a ar और ये ar स्क्वायर, बेटा ये भी ले सकते हो, लेकिन इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा भारी पड़ेगा, लेंदी हो जाएगा। तो ऑब्वियस है हम लोग वो चीज लेने वाले जिसमें फायदा है। बेटा इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो r और r विल गेट कैंसिल आउट भाई, r और r क्या हो जाएगा भाई, r और r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे फायदा हो जाएगा ये लेने से, ठीक है। तो याद रखिएगा a by r, a और ar लेंगे। अगर मुझे 4 नंबर्स जीपी में लेना है तो क्या लूंगा, a by r क्यूब, a by r, ये कन्वेंशनल है, इसको याद रखिएगा, ये डायरेक्टली काम आने वाला है, ar और ये ar का क्यूब, ठीक है। अगर मुझे बेटा मान लो मुझे 5 नंबर जीपी में चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 5 तक ही आ सकता है और आया है, ठीक है। तो मुझे 5 नंबर चाहिए, तो क्या करने वाला हूं, 5 नंबर चाहिए तो मैं लूंगा a by r स्क्वायर, a by r, इसी तरीके से a r और ये a r स्क्वायर। कैसे लिख रहा हूं, देखो बेटा a by r स्क्वायर, a r स्क्वायर, ये गेट कैंसिल आउट, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे फायदा है करोड़ों का, ये r क्यूब और r क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये अपन इस तरीके से ले सकते हैं। अब बेटा जो सबसे खूबसूरत पॉइंट है इसका जीपी का, वो है कि अगर 3 नंबर जीपी में रहेगा तो क्या करोगे आप, इफ ए बी सी आर इन जीपी। अगर जीपी में है 3 टर्म्स तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, मुझे पता है रेशियो सेम होता है तो मैं लिखूंगा रेशियो b बाई a, इसका रेशियो लिखूंगा c बाई b, दोनों को इक्वल कर दूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि हमें पता है कि जीपी के लिए शर्त है रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये रेशियो लिया, ये रेशियो लिया, t2 डिवाइड बाई t1, t3 डिवाइड बाई t2, दोनों को इक्वल कर दिया। क्या ही गलत किया, सही तो है। अब बेटा जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा b स्क्वायर बराबर ac। तो याद रखना बेटा, आपको चतुराई से ध्यान देना है थोड़ा सा, यहाँ पे आपको कैसे याद रखना, मैं वापस रिपीट कराऊंगा। 3 नंबर जीपी में है तो बीच वाला का क्या करना है, स्क्वायर करना है, बीच वाले का स्क्वायर करना है, बराबर में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी b स्क्वायर बराबर ac। फिर से वापस बोल रहा हूं, 3 नंबर से एपी में होता था, बीच वाला का डबल करते थे और सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट यानी 2b बराबर a प्लस c, यहां बीच वाला का स्क्वायर क्या b स्क्वायर बराबर ac लिखेंगे, ठीक है। तो ये हाइलाइट्स ऑफ जीपी रहा, आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाला है ज्योमेट्रिक मीन। बेटा ज्योमेट्रिक मीन फिर वापस वैसे ही, इफ ऑल द नंबर्स लाइज बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ जीपी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन जिसको बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन इफ ऑल द नंबर्स लाइज बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ जीपी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। जैसे बेटा फिर से वापस यही चीज बता रहा हूं कि 3 नंबर्स अगर मान लीजिए जीपी में, तो यहाँ b बराबर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, ये ac के पावर में आ जाएगा 1/2 आएगा। हाँ, तो ये बेटा बोला जाएगा ज्योमेट्रिक मीन।
भाई 3 नंबर है ना, तो बी क्या कहलाएगा, ये बी कहलाएगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा अब आगे से मान लो ऐसा लिखा है ए और ये बी लिखा है, बोलेगा इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो, कोई बात नहीं बेटा निकाल देंगे, ए इंटू में बी दोनों नंबर का और इसके होल पावर में 1/2। बोलेगा 3 नंबर आपको दूंगा, ए बी सी दूंगा, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल के दिखाइए, कोई बात नहीं बेटा मैं क्या करने वाला हूं, तीनों को चतुराई से मल्टीप्लाई करूंगा, होल पावर में 1/3 डाल दूंगा। बोलेगा 4 नंबर लो, ए बी सी डी, बोलो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे, अरे सिंपल है सर, कुछ नहीं करने वाले हैं, चारों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं और इसके होल पावर में 1/4, यानी जो भी नंबर्स जो भी टर्म्स यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं इस नंबर्स को मल्टीप्लाई करो होल पावर में जितना नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, आई होप ये कहानी क्लियर हो गया होगा। हाइलाइट्स ऑफ जीपी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन स्टार्ट किए थे, अब इसके बाद बताने वाला हूं टू इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन्स। ठीक है, एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच टू इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच हम लोग एन ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करवाने वाले हैं, यानी G1 G2 इस तरीके से Gn। इस ज्योमेट्रिक मीन्स के G1 पहला ज्योमेट्रिक मीन, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन, एन ज्योमेट्रिक मीन, इसको ए और बी के बीच हम क्या कराना है बेटा, इंसर्ट कराने वाला हूं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जो कॉमन रेशियो फाइंड डायरेक्टली कैसे किया, तो मैं बता रहा हूं, लास्ट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसके होल पावर में 1/n+1। ठीक है, तो उसी के जैसा वहां पे था लास्ट टर्म अर्थमेटिक मीन में जो हम लोग इंसर्ट करवाए तो वहां पे था लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई n+1, यहाँ पे लास्ट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म होल पावर में 1/n+1। तो कॉमन रेशियो जो निकालने का जो तरीका है इस तरीके से हम लोग निकालने वाले हैं। तो आई होप ये कहानी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जीपी क्या होता है। ठीक है, इसमें किस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन्स को कैसे इंसर्ट कराते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले बेटा एजीपी। क्या स्टार्ट करने वाले एजीपी। एजीपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी जिसमें एपी भी हो और जीपी भी हो। मान लीजिए A1 A2 A3 अप टू AN, ये जो है एपी में है। इसी तरीके से G1 G2 अप टू GN ये ज्योमेट्रिक मीन में है। तो इनका जो कंबाइंड प्रोसेस होगा यानी दोनों का जो मिक्सचर होगा, कॉम्बिनेशन होगा, उसको बोलेंगे एजीपी, यानी A1 B1 A2 B2 A3 B3 इस तरीके से अप टू AN BN, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एजीपी कहलाएगा, अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बेटा इसका जो जनरल टर्म होता है एजीपी का, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों का मिक्स में यानी कंबाइंड प्रोसेस होता है एपी और जीपी, ऐसे टर्म्स जिसमें एपी भी टर्म्स होता हो और जीपी भी दिखता हो। जैसे देखिएगा इसका जो लास्ट टर्म या nth टर्म या जनरल टर्म ऑफ एजीपी होता है a+n-1 इंटू डी होता है यहाँ पे, और इंटू में होता है r⁻n-1। ये होता है इसका जनरल टर्म ऑफ एजीपी। क्या होता है जनरल टर्म ऑफ एजीपी, या इसको बोला जाता है लास्ट टर्म ऑफ एजीपी। ठीक है, लास्ट टर्म या इसको बोलेंगे जनरल टर्म या बोलेंगे nth टर्म। ठीक है, nth टर्म, तो इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे पढ़ने वाले सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AGP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AGP। ठीक है बेटा, आप सम ऑफ n टर्म्स AGP ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, हम लोग कर लेते हैं काम। ठीक है, दूसरे तरीके से Sn बराबर होता है a/1 - r प्लस में dr इंटू 1 - r⁻n-1 होल डिवाइड बाई 1 - r⁻2 माइनस। ठीक है, ये वाला चीज लिखेंगे, ये वाला चीज लिखेंगे, और यहाँ पे फिर से वापस 1 - r⁻n। ठीक है, डिवाइड बाई 1 - r। यहाँ पे देखिएगा a अपॉन क्या लिखा, 1 - r लिखा, यहाँ पे लिखा dr अपॉन दिस वन। ठीक है, और लास्ट में आपको लिखेंगे a इंटू यहाँ पे a प्लस, ये इसको थोड़ा सा एक बार करेक्शन कर लेता हूँ, a+n-1 इंटू डी इंटू में r⁻n, ऐसा बनेगा, ये डिवाइड बाई 1 - r बनेगा बेटा ऐसा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से बेटा, यहाँ पे क्या होता है ना, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी है, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज बहुत कम करते हैं क्योंकि हमारा काम जो है कॉमन रेशियो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके हो जाता है। तो ये होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं आप पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे s इनफाइनाइट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। देखिए यहाँ पे क्या था, s सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी, यानी n जो है इनफाइनाइट को टेंड करेगा, यानी इज इक्वल टू इनफाइनाइट तो लिख नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, इट्स जस्ट ए सिंबल। तो ये सिंबल होता है, तो बेटा मैं क्या करने वाला हूं, अगर ध्यान से देखिए आप, तो ये जो है ना, ये वाला चीज जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा s इन्फिनिटी के लिए, ये वाला चीज 0 होगा बेटा, तो 0 इंटू एनीथिंग खत्म, ये तो पूरा 0, ये साफ, तो ये बचेगा dr अपॉन, तो ये ऐसे s इन्फिनिटी जो आ जाएगा बेटा वो आएगा a/1 - r प्लस में dr अपॉन 1 - r⁻2। तो बेटा ये होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी। ठीक है, ताकि ये कहानी आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम लोग डील करते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी। अब एजीपी में बेसिकली करते क्या बेटा, कंसेप्ट क्या मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी टर्म्स लिखा हुआ है, कोई भी नंबर जैसे लिखा है x, चलिए ऐसा लिखा हुआ है बेटा 1 प्लस में 2x प्लस 3x², ये एजीपी है ना 4x। सर पता कैसे चल रहा है आपको कि ये एजीपी में, बड़ा सिंपल है बेटा कहानी। देखो बेटा ये 1 है, ये 2 है, 2 3 और ये 4, ये एपी में आ गया है। अगर तुम ध्यान से देखो तो बेटा ये x यानी 1x और ये x के बाद x², x के बाद x³ के बाद x³ ये जो है जीपी में है। तो देखो दोनों चीज पाया जा रहा है, इसमें एक ऐसा टर्म्स भी मिल रहा है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम और रेशियो कॉमन रेशियो भी सेम है, तो यानी एपी और जीपी दोनों दिख रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है बेटा, एजीपी है। ठीक है, एजीपी है। इसका तरीका क्या होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके, दोनों
तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बोलता है सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हर साल भर क्या आ रहा है, दोनों तरफ कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो याद रखिएगा बेटा, ये कांसेप्ट है कि अगर जब भी एजीबी क्वेश्चन आता है दोनों तरफ कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे जैसे कॉमन रेशियो बेटा क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स, एक्स बाई 1 एक्स, यानी कॉमन रेशियो एक्स है तो दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई करके और माइनस कर देंगे, वहां पे जीपी या एपी बनेगा, सिंपलीफाई कर लेंगे। आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एजीपी में इतना ही था। अब हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं कि ये हो गया इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करने वाले बेटा कि रिलेशन बिटवीन एएम, जीएम एंड एचएम, नहीं सॉरी, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एचएम पहले, फिर उसके बाद रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी पहले हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ ले। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के कहने का मतलब ये बेटा, जो भी सीक्वेंस, जो भी टर्म्स लिखा है किसी सीक्वेंस का, उस टर्म्स को अगर फॉर्म एपी में है तो उसका रेसिप्रोकल ले लोगे। तो जैसे मान लीजिए ये लिखा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से लिखा हुआ है, ये एपी का टर्म्स है। तो बेटा मैं क्या करता हूं, जो भी टर्म्स लिखा है ना एपी में, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये बन जाएगा एचपी, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, ये सारे के सारे बन जाएंगे एचपी में। तो एक बात समझ में आ गया, अच्छा अगर ऐसा लिखा रहेगा तो हम बोलेंगे एचपी में, यानी एपी का जो टर्म्स लिखे हैं उसका रेसिप्रोकल लेने पे हमें क्या मिलने वाला है, एचपी मिलने वाला है, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जिससे इसका जो टीएन होता है बेटा, लास्ट टर्म या nth टर्म या जनरल टर्म, वो क्या होता है 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये होता है nth टर्म ऑफ एचपी या जनरल टर्म या लास्ट टर्म ऑफ एचपी, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, ये चीज होता है आपने को याद रखना है कि लास्ट टर्म या nth टर्म या जनरल टर्म ऑफ एचपी होता है बेटा, इसमें सम ऑफ nth टर्म ऑफ एचपी नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि हार्मोनिक मीन क्या होता है, ठीक है। हार्मोनिक मीन क्या होता है, तो हार्मोनिक मीन का फिर से वापस डेफिनेशन मैं रिपीट कर रहा हूं कि इस हार्मोनिक मीन का डेफिनेशन क्या होता है, इफ ऑल द नंबर्स लाइज बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एचपी इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। इफ ऑल द नंबर्स लाइज बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एचपी इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन, ठीक है। जैसे कि मैं समझाने की कोशिश करूंगा बेटा, जैसे 3 नंबर है यहाँ पे, एबीसी एचपी में है, एबीसी किसमें, एचपी में। तो जो बी कहलाएगा ना बेटा, ये क्या कहलाएगा, हार्मोनिक मीन कहलाएगा। इतना देर से हम लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, बी इज द हार्मोनिक मीन। कैसे याद रखना है भैया, इन दोनों का लिखना है तो 2ac डिवाइड बाई a प्लस सी, ये आता है b बराबर 2ac अपॉन a प्लस सी। लेकिन सिंपल तरीका क्या, मैं और सिंपल करके बताऊं। जैसे मान लीजिए 2 नंबर है, मुझे एचएम निकालना है, हार्मोनिक मीन, कोई बात नहीं, इन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/a 1/b और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, इसके होल पावर -1 लगा दीजिए। मान लीजिए मेरे पास बेटा 3 नंबर है, abc है, मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है, तो कोई बात नहीं, मैं सब टर्म्स का रेसिप्रोकल करूंगा, 1/a 1/b और 1/c, सबको प्लस किया बेटा इसके, और डिवाइड बाई 3 करूंगा, इसके होल पावर -1 करूंगा। सर 4 नंबर है तो कैसे करोगे, अरे सिंपल है, कुछ नहीं है बेटा, देखो 4 नंबर है, हार्मोनिक मीन मुझे निकालना है, सबका रेसिप्रोकल सबका रेसिप्रोकल सबका रेसिप्रोकल किया और सम कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस है अरिथमेटिक सॉरी एपी का उल्टा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो मैं उल्टा ही रेसिप्रोकल करूंगा, डिवाइड बाई 4, इसके होल पावर -1। तो ये होता है हार्मोनिक मीन निकालने का फंडा, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले बेटा यहाँ पे टू इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन, टू इंसर्ट एंड हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। बेटा ए और बी के बीच में एन हार्मोनिक मीन को इंसर्ट करवाना है, यानी H1 कैपिटल H1 कैपिटल H2 इस तरीके से कैपिटल HM। मैं एन हार्मोनिक मीन्स को इंसर्ट करवा रहा हूं ए और बी के बीच में। बेटा मैं डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगा कि डी निकालने का जो तरीका होगा यहाँ पे क्या होने वाला है। ये जो है बी जो लिखा हुआ है इसके रेसिप्रोकल ले लीजिए 1/b माइनस ये जो है ए है इसका रेसिप्रोकल लीजिए 1/a, यानी लास्ट टर्म का रेसिप्रोकल फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल माइनस किया डिवाइड बाई n+1। सर वहां पे तो b माइनस ए था डिवाइड बाई n+1 था। हाँ बेटा AP में था ना वो, यहाँ ये HP में है तो ऑब्वियस है उस टर्म्स का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। वहां था b माइनस ए डिवाइड बाई n+1, यहाँ पे लिखेंगे 1/b माइनस 1/a डिवाइड बाई n+1। तो बेटा ये d निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दिखने वाले हैं कि बेटा इनके बीच में रिश्ता क्या होता है, जैसे कि अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे कि AM GM और HM में क्या गहरा रिश्ता होता है, रिलेशन बिटवीन AM GM और HM, इनके बीच में रिश्ता देखने वाला बेटा। सिंपल है, मैं AM अगर मान लो 2 नंबर के निकालूं तो यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM होगा और GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM होगा। मैं यहाँ पे बेटा शॉर्टकट में रिवीजन करवाने वाला, तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। कब होगा ये, ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव, व्हेन ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव, जब सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे। जब सारे नंबर्स डिफरेंट होंगे तो ऑल नंबर्स आर सेम, ऑल नंबर्स
आर डिफरेंट। जब डिफरेंट होंगे तो अब ये इक्वलिटी हटेगा भाई, सब नंबर्स इक्वल है तो एम इज इक्वल टू जीएम इज इक्वल टू एचएम, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट आने वाला है एम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम। तो बेटा ये तीन कंडीशंस होता है जब सारे नंबर्स पॉजिटिव हो, तो पहला कंडीशन जब इक्वल हो जाए तो एम जीएम और एचएम इक्वल हो जाता है, और अगर डिस्टिंक्ट हो तो अब ये क्या लिखने वाला है, एम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि सारे नंबर्स जब डिफरेंट हो तो ये कंडीशंस लगेगा। लेकिन एक शर्त है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज अपने को ना बेटा, इसमें जो मेजर चीज है, जो काम का चीज है, जो बार बार रिपीट होने वाला है, इसका खूब यूज होता है बेटा। ये रिजल्ट अपने काम का चीज है, इसको याद रखिएगा। एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। ये एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी फाइंड, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करने में काम आता है, ठीक है। अब इसमें ये हो गया। इसमें दूसरा एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना, जी स्क्वायर बराबर में ए एच, ठीक है। ये भी एक ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, वो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो जी स्क्वायर बराबर ए एच, तो रिलेशन बिटवीन एम जीएम एंड एचएम ये होता है यहाँ पे खत्म, ठीक है। अब हम लोग बेटा आगे की तरफ मूव करने वाले हैं, स्पेशल सीरीज की तरफ। किसकी तरह बेटा, अब हम लोग स्पेशल सीरीज की तरफ मूव करने वाले हैं, या इसको बोलेंगे मिसलेनियस प्रोग्रेशन या स्पेशल सीरीज, ठीक है। तो ये तीनों में ये रिलेशन भी पता चल गया। मिसलेनियस प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, या इसी को बोला जाता है स्पेशल सीरीज, है ना, स्पेशल सीरीज। बेटा सबसे पहले इसमें कुछ मैं टाइप नंबर 1 डिस्कस करने वाला हूं। क्या टाइप करने वाला बेटा, सबसे पहले मैं यहां बताने वाला हूं टाइप 1। टाइप 1 जो कि आपको बेसिकली याद होगा ही, पहला 1 + 2 + 3 इस तरीके से बेटा n तक बताइए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n × n + 1/2, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर n × n + 1/2। बेटा सम ऑफ द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 और इसी तरीके से ये आएगा 2n। बेटा यहाँ तुमको नजर आ रहा है क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन लेने पे वापस ऊपर वाला बन जाएगा ये फॉर्मेट, हाँ। तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा n × n + 1। तो ये याद रखना है आपको। इसी तरीके से सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 और इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे 2n - 1। तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, ये n स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, आप डायरेक्टली याद रखना। चौथा बेटा आपको पता होगा पहले से कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर इस तरीके से 3 का स्क्वायर इस तरीके अप टू n का स्क्वायर, इन सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड बाय कितना बेटा 6 होता है, ठीक है। अब हम लोग और कुछ यहाँ पढ़ने वाला। चौथा ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। मैं पांचवा पॉइंट यही बता देता हूँ, ठीक है, पांचवा पॉइंट यही बता देता हूँ बेटा। पांचवा पॉइंट होगा बेटा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और इसी तरीके से 3 का क्यूब और यहाँ पे आएगा n का क्यूब। ये फॉर्मूला होता है बेटा, ऊपर वाला जो है ना फॉर्मूला, ये इसका स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। याद रखने का तरीका होता है सम ऑफ द फर्स्ट क्यू n नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको याद रखना ये कि जैसे मान लीजिए जो tn निकालना, आपको सबसे पहले क्या करना है, tn निकालना है। हमें tn निकालना, tn निकालने के बाद हमें sn चाहिए, तो हम कुछ नहीं करने वाले। sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स। तो बेटा n टर्म्स का सम करना है तो मुझे लगाना पड़ेगा ना समेशन tn। तो ये याद रखिएगा ये चीज कि tn निकलने के बाद मुझे अगर टर्म्स को जोड़ना है तो मैं समेशन का यूज करने वाला हूं। समेशन tn बराबर हो जाएगा sn। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको खोपड़ी में सेट होना चाहिए बेटा। टाइप 1, टाइप 2 शुरू करने वाला हूं। यहां पे आप टाइप 2 शुरू करने जा रहे हैं। टाइप 2 देखिएगा कैसे होगा बेटा। टाइप 2 देखिए, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। टाइप 2 में क्या है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। क्या बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। इसको मेथड ऑफ डिफरेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बड़ा काम का चीज है। कैसे, इफ t1 t2 t3 आर टर्म्स ऑफ सीक्वेंस देन t2 - t1 t3 - t2 t4 - t3 आर इन AP और GP। कह रहा है कि ये सारे टर्म्स अगर किसी सीक्वेंस में है तो अब ये t2 - t1 t3 - t2 और ये सारे जो करने पे ये तो ये AP में आएगा या ये GP में आ सकता है। फॉर सच सीरीज, ऐसे सीरीज के लिए वी फर्स्ट कंप्यूट देयर tn। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाला फाइंड, अभी मैं बता रहा था tn फाइंड करना, उसके बाद से हमें क्या करना है sn बराबर समेशन tn का फॉर्मूला अप्लाई करना, काम हो जाएगा, ठीक है। ये मेथड ऑफ डिफरेंस। तो जब भी टर्म्स दिया रहेगा आपको समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करो कि t2 - t1 करो, t3 - t2 करो, t4 - t3 करो और वो करने से या तो AP बनेगा या GP बनेगा। और ऐसा बना तो जैसे आपको tn पता चल जाएगा, जोड़ देना, सबको जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, sn मिल जाएगा। यो भी दूसरा चीज समझ में आ गया, मेथड ऑफ डिफरेंस। बेटा आप टाइप 3 की तरफ मूव करने वाले हैं। टाइप 3 बड़ा सिंपल कहानी है, ध्यान से देखिएगा इसमें किस तरीके से इस टाइप को डील करते हैं। टाइप 3 को, टाइप 3 में लिखा है here a series in which each term is composed of reciprocal of products of r factors in AP, ठीक है। ऐसा लिखा है, कैसे लिखा है, जैसे आप ध्यान से देखिएगा, ऐसा मैं एग्जांपल समझाने के लिए लिख रहा हूं 1 × 2 × 3 × 4। अगला टर्म्स होगा 1/2 × 3 × 4 × 5। इस टाइप से बेटा लिखा होगा, इसलिए बोला गया है सीरीज इन व्हिच ईच टर्म इज कंपोज्ड ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ आर फैक्टर्स इन एपी। एपी में होंगे, आर फैक्टर्स करना पड़ेगा, इनका फैक्टर बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस है। और ये सारे के सारे कहां होंगे, डिनोमिनेटर में होंगे। बेटा मेथड क्या है इसका, मेथड में चालाकी से बताया तो आपको देखना ध्यान से। क्रिएट इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में आपको क्या करना है, लास्ट माइनस फर्स्ट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये जो
ये रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ये चीज, ठीक है। अब आपको क्या करना बेटा, इसमें चला गया क्या करना, लास्ट माइनस फर्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट वाला जो पढ़ने वाला है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आर फैक्टर इन एपी, ठीक है। तो पहले तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि जब भी अगर ऐसा होगा डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट्स में लिखा होगा आर फैक्टर इन एपी बना होगा, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, लास्ट माइनस, इसका मेथड होता है बेटा लास्ट माइनस फर्स्ट, और इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड भी कर देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट माइनस फर्स्ट। बेटा अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 4, ठीक है। ए सीरीज इन विच इस टर्म इज कंपोज्ड ऑफ आर फैक्टर्स इन एपी। अब ऐसा नहीं है, वहां पे डिनोमिनेटर में जा रहा था बेटा, अब डिनोमिनेटर में नहीं जाने वाला, अब ऐसा आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इस तरीके से। बेटा इसका मतलब क्या है, क्रिएट नेक्स्ट टू द लास्ट माइनस बिफोर द फर्स्ट, ये काम का चीज है अपना, है ना। ये नेक्स्ट टू द लास्ट माइनस बिफोर द फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई। ऑब्वियस है, जब इस तरीके से रहेगा न्यूमरेटर में आर फैक्टर इन एपी बनेगा, तो हम क्या करने वाला है, नेक्स्ट टू द लास्ट, यानी मान लीजिए ये 5 है, तो नेक्स्ट टू द लास्ट क्या आने वाला बेटा, नेक्स्ट टू द लास्ट क्या आएगा भाई, 5 है ना, तो नेक्स्ट टू द लास्ट लिखेंगे 6 माइनस बिफोर द फर्स्ट में इसका, जैसे मान लीजिए मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे मान लीजिए n इंटू में n+1 लिखा है, ठीक है, ऐसा। तो ऑब्वियस है मेरे को लिखना है नेक्स्ट टू द लास्ट, तो ये लास्ट के जस्ट बाद यानी n+2 माइनस बिफोर द फर्स्ट, ये जो n है तो इससे जस्ट वाला टर्म क्या रहा होगा, n-1, और इसी को बैलेंस करना है। ऑब्वियस यहाँ पे देखिए तो 3 एक्स्ट्रा आ रहा था, 3 से डिवाइड करना है। तो बेटा इस तरीके से होता है ये पूरा का पूरा सीक्वेंशियल सीरीज समाप्त। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे एपी, जीपी। एपी पढ़े थे कि डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, जीपी पढ़े थे कि ज्योमेट्रिक जिसमें रेशियो सेम होना चाहिए, जीपी जो होता है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इस तरीके से। एचपी हम लोग पढ़ लिए कि जो टर्म्स लिखा होंगे एपी में उसका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा तो आपको एचपी मिल जाएगा। और मिसलेनियस प्रोग्रेशन में 4 टाइप के थे, चारों के चारों फॉर्मेट डिस्कस कर लिया। बेटा आई होप ये कहानी पूरा का पूरा सब